Hello everyone, this is Meg Panjwani. Welcome to Core Academy. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है देखो जरा. While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, हर ऑर्गेनेल का क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फंक्शन होता है, पर कुछ ऑर्गेनेल आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. कैसे जुड़े होते हैं? Because the functions are coordinated, right? Their functions are coordinated. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं. एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो हम कॉम्प्लेक्स लिख देंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स. उसके अलावा लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है. तो ये चार ऑर्गेनेल आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. Since the functions of the mitochondria, chloroplast, peroxisome, they are not coordinated with these components, they are not a part of endomembrane system. ये लोग endomembrane system का हिस्सा नहीं है. ठीक है, ये लोग endomembrane system का हिस्सा नहीं है. तो हम लोग endoplasmic reticulum से start करते हैं. Endoplasmic reticulum. Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum, जालीदार network of tiny tubular structures which are scattered in the cytoplasm. तो अगर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिले तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है. ये साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से है ना. तो ये कुछ हिस्सा बाहर अलग कर देते हैं, कुछ हिस्सा अपने अंदर कर लेते हैं. So endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments. जो अंदर वाला हिस्सा है उसे ल्यूमिनल कहते हैं, ल्यूमिन में जो आता है, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं. ठीक है, so luminal and intra inside is the luminal and बाहर में क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ये किसके कंपार्टमेंट है? दो हिस्से जो किए हैं, ये दो हिस्से हुए हैं इन सेल के अंदर, यानी कि इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के दो हिस्से हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किए हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर सरफेस. कई बार क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं. कुछ इस तरीके से ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं ये बीच में खाली जगह भी बनाते हैं. ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस होती है, प्रोटीन बन के यहाँ पर आएंगे. सो दे आर अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से अटैच होते हैं? ये राइबोफोरिन की मदद से अटैच होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस. और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जब राइबोसोम्स एब्सेंट होगा तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से ये दानेदार लगता है, इसीलिए इसको ग्रैन्युलर भी कहते हैं. वाइल स्मूथ वाला जो है वो ए ग्रैन्युलर होता है. आरईआर जो है वो सेल्स में देखा जाता है, उन सेल्स में देखा जाता है जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना. प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिक्रीशन करना. ठीक है, आरईआर जो है वो एक्सटेंसिवली पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले उनके साथ. एंड दे आर इन कंटिन्यूएशन, दे आर कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. ये किसके साथ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में होते हैं. उसका कारण है, उसका कारण ये है कि यही लोग न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनाते हैं. बिकॉज दे सिंथेसाइज, हु सिंथेसाइज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे सिंथेसाइज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए उसके साथ इतने नजदीक रहता है. The smooth endoplasmic reticulum is for the synthesis of lipid. इसका फंक्शन क्या है? लिपिड का सिंथेसिस करना.
एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी एससीआर के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। वो हार्मोन्स जिनका नेचर लिपिड लाइक होगा, वो किसमें सिंथेसिस होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इनका सिंथेसिस होता है। तो ये चीज हमने समझ ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, तो स्ट्रक्चर ऑफ ईआर में आप पाओगे फ्लैट सिस्टर्नी, या फिर आपको राउंड वेसिकल्स मिल सकते हैं, या फिर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जनरल जो है एनसीईआरटी वाला डिस्कशन इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है गोल्गी अपैरेटस, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। Camillo Golgi in 1898 he first observed densely stained reticular structure near the nucleus. इनको गोल्गी बॉडीज नाम दिया गया था after he observed them. Now they consist of flat disc-shaped sac or cisternae of about 0.5 to 1 micrometer of diameter. यानी कि ये जो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? This distance is about 0.5 to 1 micrometer. ठीक है, this is the diameter. और ये जो फ्लैट आपको दिख रहे हैं ये सिस्टर्नी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ ऐसा मिलता है। Now these cisternae are stacked parallel to each other. नंबर जो है सिस्टर्नी का वैरी कर सकता है, 4 to 20 सिस्टर्नी हो सकते हैं। They are concentrically arranged near the nucleus with a distinct convex or cis phase, forming phase and concave trans maturing phase. देखिए मैं आपको ड्रॉ बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ गोल्गी बॉडी का। This phase is concave phase, जिसे ट्रांस फेज भी कहते हैं या मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। और ये फेज जो होता है ये होता है टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरफ वाला जो है दिस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दिस फेज इज कॉन्वेक्स, also known as cis phase, also known as forming phase. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी प्रेजेंट है, किस तरीके से अरेंज्ड है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पार्ट कैसे अरेंज्ड है। Now the cis and the trans phase, they are entirely different but interconnected. So cis or trans phase, they are different but interconnected. कहने का मतलब ये है, आप ड्रॉ में देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, इंटरकनेक्शन। देखते हैं, ये देखिए, so these are interconnected with each other, something like this. They are interconnected. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material. क्या क्या काम होता है Golgi apparatus का? So it is important for packaging of substances. To be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. So packaging of substances करते हैं. Now these substances can be transported for intracellular use or for secretion to outside. दोनों चीजों के लिए सामान की जो पैकेजिंग है वो यहीं पर होती है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो पहला फंक्शन हमने देख लिया पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन भी उसके अलावा एक फंक्शन है। अब देखो न्यूक्लियस है, मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है,
ये न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस बन के आते हैं, वेसिकल्स में बन के आए हैं अभी, है ना। उसके बाद ये वेसिकल्स यहाँ पर आके फ्यूज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो द मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase या फिर forming phase of the Golgi apparatus, और धीरे धीरे ये चीज जो है ये मूव करती है किस तरफ, फॉर्मिंग फेज की तरफ मूव करती है और एक वेसिकल बन के बाहर आ जाती है। ये वेसिकल बन के बाहर आ जाती है, मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। Now this explains why Golgi apparatus is in close association with the endoplasmic reticulum. क्यों? क्योंकि सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पैकेजिंग होती है गोल्गी apparatus में, इसलिए ये लोग एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। उसके अलावा दूसरा फंक्शन जो गोल्गी apparatus का है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सिंथेसिस किसने किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया था। उन चीजों का यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने का काम है किसका? गोल्गी बॉडी का, बिफोर दे आर रिलीज, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखिए। तो एग्जाम्पल के लिए जो प्रोटीन है ये किसने बनाया? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, इसने पैक करके भेज दिया गोल्गी apparatus की तरफ, गोल्गी apparatus में पहुंच गया, गोल्गी apparatus मॉडिफाई करके बना देंगे उसको ग्लाइको प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, कहाँ भेज दिया? गोल्गी apparatus में, गोल्गी apparatus उसको बना देंगे ग्लाइको लिपिड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। So Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट काम है किसके? गोल्गी apparatus के। तो देखो गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में लिंक्ड है जैसे हमने देखा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में, है ना, तो ये नोट कर लेंगे आप। लाइजोसोम्स की बात करेंगे। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और वेसिकल लाइक होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है दे आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। गोल से होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं। So the isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. अब देखो मैं आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का सिंथेसिस किसने किया है? गोल्गी बॉडी ने किया है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट। ये एंजाइम्स का सिंथेसिस किसने किया? ये एंजाइम्स का सिंथेसिस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। सो लाइसोसोम एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी दोनों की मेहनत से बनता है। ओके, नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लाइसोसोम्स? Let's talk about those enzymes. These enzymes are digestive enzymes or also known as hydrolytic enzymes. हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब इनका फंक्शन क्या है? डाइजेशन करना या हाइड्रोलिसिस करना। Now, hydrolytic enzyme, hydrolase like lipase, protease, carbohydrate, etc. So ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स होते हैं। They are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid के डाइजेशन के लिए होते हैं। आपको लाइसोसोम के फंक्शन में आपको बता दूं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके, ऑटोफैगी एंड हेटेरोफैगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आता है ऑटोफैगी एंड हेटेरोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है? ऑटोफैगी का मतलब होता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंटेंट, अपने सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट करना। सो डाइजेशन, सॉरी एक मिनट, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंटेंट।
सेल के कंटेंट को डाइजेस्ट करना, जब मान लो कि सेल में वो कंटेंट खराब हो गया, कोई ऑर्गेनेल है वो खराब हो गया, गड़बड़ हो गई, तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, है ना। तो दैट इज ऑटोफैगी, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंटेंट। और हेट्रोफैगी का मतलब होता है डाइजेशन ऑफ कंटेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, so डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंटेंट। कोई भी चीज जो खाई उसको डाइजेस्ट करना, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा लाइसोसोम कई बार क्या होता है, जब मान लो सेल में कुछ गड़बड़ हो गई है, सेल सही से काम नहीं कर रहा है, या सेल का कोई ऑर्गेनेल है वो फंक्शनल नहीं है ना, पूरे के पूरे सेल में कुछ भी हो रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, तब ये लोग क्या करते हैं, फट जाते हैं और एंजाइम्स पूरे सेल में बिखर जाता है, और इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, एज दे रप्चर when cell is damaged। कई बार सेल जो है वो डैमेज होती है, rupture when cell is damaged, hence digesting all cellular content। सेल में होता क्या है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है, ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देंगे, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, दैट इज लाइसोसोम। अगला ऑर्गेनेल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है वैक्यूल, राइट। तो देखिए वैक्यूल के बारे में क्या दिया हुआ है, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली वैक्यूल क्या है, वैक्यूल इज द जस्ट द स्पेस, वैक्यूल क्या है, स्पेस है, व्हिच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या होता है उसके आधार पर वैक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार का वैक्यूल जो होता है वो होता है सैप वैक्यूल। ओके, सैप वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, इट हैज सैप, सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट। उसके अलावा और क्या होता है उसमें, उसमें होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, विच आर नॉट यूजफुल फॉर दी सेल। वैक्यूल के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच इज दी टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। In plant cells, the vacuole can occupy up to 90% of the cell। ये बात ध्यान रहो, इसके बावजूद ये प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल नहीं होता है। इन प्लांट सेल इट कैन ऑक्यूपाई लिख रहे हैं, मतलब कुछ सेल में नहीं भी होगा ना, जगह नहीं भी ले रहा होगा, तो इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल स्पेस। डू नॉट थिंक कि ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ऐसा नहीं है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल नहीं है, जगह ज्यादा ले सकता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है बेसिकली। So टोनोप्लास्ट की बात करें, so टोनोप्लास्ट facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। Active transport भी हो सकता है, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। कई बार इन चीजों का concentration जो है वो कहाँ पर ज्यादा होता है, vacuole में ज्यादा होता है। ये सारी चीजें वैक्यूल में भर देते हैं, कम भी होगा तो भी चला जाएगा, ज्यादा होगा तो भी उसको क्या करेंगे, वैक्यूल में रख देंगे, है ना। दोनों तरीकों से टोनोप्लास्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है सब्सटेंसेस को। सैप वैक्यूल एक प्रकार का वैक्यूल है, उसके अलावा एक वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या मतलब है और इसका क्या काम होता है, देखो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा रेगुलेट करना ऑस्मोसिस, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। क्या चीज को रेगुलेट करना, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना, और चीजों को, सॉल्ट को, वाटर को, आयंस को एक्सक्रीट करना, ठीक है। सो ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने का मतलब कि चीजों का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, उसके आधार पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, उसको रेगुलेट करता है। So it is present in amoeba। Okay, now another example is food vacuole। एक तीसरे प्रकार का वैक्यूल जो है फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। तो फूड वैक्यूल किसी भी सेल में बनता है, ये एनिमल सेल में मिल सकता है, सारे सेल में मिल सकता है। इट इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, इट इज प्रेजेंट इवन इन एनिमल सेल्स, है ना। एनिमल सेल्स में बहुत सारे सेल में मिलता है। तो ये कब बनता है, जब सेल ईट करता है,
engulfing the food particle. फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं तब बनता है फूड वैक्यूल. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एनगल्फिंग को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस. थोड़ी देर पहले भी हमने ये टर्म लिखा था एंडोसाइटोसिस. ठीक है, आपको याद होगा एंडोसाइटोसिस के बारे में लिखा था. तो एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है. एक होता है फैगोसाइटोसिस, जब सेल कुछ खा रहा हो और वो फूड सॉलिड फूड हो तब उसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस. और जब वो खा रहा हो और वो फूड लिक्विड नेचर का हो, सॉलिड फूड नेचर का हो या लिक्विड नेचर का फूड हो, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस इज बेसिकली सेल ईटिंग और यू कैन से सेल ड्रिंकिंग, अगर वो चीज क्या है, लिक्विड है. so that is cell eating और cell drinking. तो यहाँ पर हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया. ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ने लाइसोसोम तो बना के दिया, चीजें डाइजेस्ट हुई और उसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, जो भी एक्सेस ऑफ चीजें होंगी, वो सारी की सारी कहाँ जाके स्टोर होंगी, वैक्यूल में जाके स्टोर होंगी. इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन. तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सिंगुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर. ठीक है, अगर एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन. Unless specifically stained, they are not easily visible under the microscope. इनको क्या करना पड़ेगा, इनको particularly stain करना पड़ेगा. सॉरी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा. स्टेन है इनका जेनस ग्रीन. जेनस ग्रीन से इनको कलर करेंगे तब ये दिखेंगे. कौन से कलर के दिखेंगे ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन कितना है ना. अलग अलग सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन बनाने का बनाने की मात्रा जो है वो डिसाइड करेगी इसका स्टेन कलर. So Janus green is the stain for mitochondria और staining is important. इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए. स्टेन नहीं करोगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा. The number of mitochondria per cell. Let's talk about number of mitochondria. कितने होते हैं एक सेल में per cell. Depends on the activity of cell. Depends on activity of cell क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक काम ही यही करता है. It is for the production of energy. तो जितना ज्यादा कोई एनर्जी खर्च करेगा सेल उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. So it depends on the activity of the cell. इवन शेप की बात करें या साइज की बात करें तो यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है. लेकिन हाँ एक चीज तो है, टिपिकली इट इज सॉसेज शेप. एग्जैक्ट सॉसेज शेप तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है. So sausage shape कुछ इस तरीके से है, basically something like this. Okay? So this is sausage shape. You see, और cylindrical shape जिसको कहते हैं, इसका diameter it is about 0.2 to 1 micrometer and length is about 1 to 4.1 micrometer. ठीक है, this is the size of the mitochondrion. क्या? Now it has two membrane. This is the outer membrane and inner membrane is highly folded towards inner side, something like this. So these structures are known as cristae. एक होगा तो क्रिस्टा, बहुत सारे होंगे तो क्रिस्टी. ठीक है, these inner membrane are modified. अंदर की खाली जगह को कहते हैं मैट्रिक्स और ये जो बीच की जगह इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. This is the outer membrane. तो हमने रीड किया कि each mitochondrion is double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly. अंदर का जो lumen है उसको distinctly divide कर रहे हैं into two aqueous compartment. Important है aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment.
तो मैट्रिक्स जो है वो इनर कंपार्टमेंट में आएगा एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो आउटर कंपार्टमेंट में आएगा। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट में आएगा। Now the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. ये पूरी तरीके से continuous limiting boundary होती है। Inner membrane forms a number of enfoldings called cristae. These are the enfoldings which are called cristae. एक अगर होगा तो क्रिस्टा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। And these cristae are enfoldings which are towards the matrix. मैट्रिक्स की तरफ membrane fold हुई है। क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज दी सरफेस एरिया। ये क्या करता है? सेल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं और अपने अपने वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन परफॉर्म करती हैं दोनों मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम लिख देते हैं। दे आर दी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो सेल में होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है। कौन सी साइकिल होती है? क्रेब्स साइकिल है, उसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट। फूड लिख सकते हो आप, न्यूट्रिएंट लिख सकते हो। सो दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट। In the form of ATP, the energy is produced. Hence, they are called the powerhouse of the cell. Because they produce energy, they are known as powerhouse of cell. इसके अलावा मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें होती हैं? तो मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम होता है। कैसा राइबोसोम होता है? जैसा प्रोकैरियोट में मिलता था। इसीलिए कई बार माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोट विद इन अ यूकैरियोट भी कह सकते हो आप। ऐसा लगेगा किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो दिस इज प्रोकैरियोट विद इन अ यूकैरियोट। राइबोसोम होता है। उसके अलावा इसके पास प्रोकैरियोट की तरह ही मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस या फिर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। एंड प्रोटीन के बनाने की सारी सामग्री होती है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। ये सारी चीजें जो भी चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए वो सब इनके पास है। देखिए, so the matrix has single circular DNA molecule, a few RNA molecule, 70s प्रकार की ribosomes and the components required for the synthesis of protein. Yes, और ये सारी चीजें होने की वजह से इसे और क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब अपने आप में सक्षम। सेमी मतलब आधा सक्षम है। अब आधा सक्षम क्यों है? बिकॉज ये पूरा अपने कंट्रोल में नहीं है। हाँ देखो, मतलब कहने का ये है कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को इमेजिन करो, क्या ये सेल के अलग अकेले रह सकता है? नहीं रह सकता। इसके पास प्रोटीन बनाने का सारा मशीनरी है, लेकिन ये नहीं रह सकता क्योंकि अभी भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है, उससे ऑर्डर लेने का इसको हैबिट है। इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। जो प्रोटीन बना सकता है वो अपने दम पे जी सकता है, बोला जाता है बायोलॉजी में। लेकिन सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि अभी भी ये क्या है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में चलता है। ऑल्सो दे डिवाइड बाय फिजन। इनका डिवीजन जो है वो सेल के अलावा भी होता है। सेल डिवाइड नहीं भी कर रहा है तो भी ये डिवाइड कर लेंगे। सो दे डिवाइड बाय फिजन। दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिड्स, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है, राइट। मूविंग ऑन, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं और यूग्लिनॉइड में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन
प्लांट सेल, उसके अलावा यूग्लिना या फिर यूग्लिनॉइड जिसको कहा जाता है यूग्लिनॉइड। दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और एक चीज आप और जान लो कि दे आर प्रेजेंट, they are absent in animal cell. They are easily observed under microscope as they are large. They are the largest cell organelle. Plant के largest cell organelle होते हैं, ठीक है। Now they have the bear pigments. इनमें pigment present होती है। हमने सिर्फ chlorophyll सुना है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ chlorophyll हो, इसमें उसके अलावा भी pigment होते हैं। The pigment का काम क्या होता है? They impart color. वो color provide करते हैं किसी भी cell को, किसी भी ऑर्गेनेल को, किसी भी चीज को। So pigment they impart color. Okay, now on the basis of type of pigments, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है ये मैं आपको लिखवाती हूँ हमेशा, है ना। तो इस चीज को लिखो जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट द टाइप्स आर क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट and third is leucoplast. ये तीन प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। Now the chloroplast contain chlorophyll. Chloroplast में क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा और क्या है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। ये लिपिड नेचर का पिगमेंट होता है। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। दोनों का काम होता है, ये लोग क्या करते हैं? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी। ये दोनों करते हैं, ये बात याद रखना। The function is trapping of sunlight energy, which is required for the process of photosynthesis. In case of chromoplast क्या मिलता है? फैट soluble। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, लिपिड नेचर का है। तो कैरोटीनॉइड प्रकार का पिगमेंट मिलता है। अब कैरोटीनॉइड कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मिलता है वो कैरोटीन है, उसके अलावा ज़ैंथोफिल है, वो भी मिलता है ना, ज़ैंथोफिल है, और उसके अलावा अदर पिगमेंट्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कलर आता है प्लांट में। तो क्या क्या कलर आता है? रेड कलर आ सकता है, ऑरेंज कलर आ सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से येलो कलर आ सकता है। तो ये कलर प्रोवाइड करता है, राइट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये कलरलेस प्लास्टिड है। दे आर दी कलरलेस प्लास्टिड्स। इनका शेप और साइज अलग अलग होता है, विद डिफरेंट शेप एंड साइज। दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ फूड बोल सकते हो आप, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट बोल सकते हो, जो भी सेल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। तो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन सी चीज स्टोर हो रही है उसके आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च को ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट आर स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च। सेकेंड प्रकार का जो ल्यूकोप्लास्ट है, दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, उसे कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। मतलब जो भी खाने की चीज होगी जो प्रोटीन रिच होगी, तो वो प्रोटीन रिच होगी, क्यों होगी? प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट की कोई खाने की चीज प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो प्रोटीन स्टोर होगा क्योंकि उसके एल्यूरोप्लास्ट में। थर्ड टाइप जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का मतलब है ये क्या करते हैं? फैट्स का स्टोरेज करते हैं या लिपिड्स का स्टोरेज करते हैं, ऑयल नेचर वाली चीज का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने प्लांट में प्लास्टिड जो मिलता है उसको डिस्कस किया है। मेजॉरिटी ऑफ दी
क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। जब आप एक लीफ को ध्यान से देखोगे तो एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अंदर में जो सेल होते हैं मेसोफिल सेल, उन मेसोफिल सेल में जरूर मिलता है। So mesophyll cell they have chloroplast. Okay. Now chloroplast की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट दिखने में कैसा है? ये लेंस शेप्ड है। इसका अपीयरेंस कैसा है? इट इज लेंस शेप्ड। और उसके अलावा ये लेंस शेप्ड हो सकता है, या फिर ओवल हो सकता है, या फिर डिस्क लाइक हो सकता है, डिस्कॉइड आप लिख सकते हो, या रिबन लाइक हो सकता है, या स्फेरिकल हो सकता है। कितने प्रकार का आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का शेप मिलेगा। जब आप साइज की बात करोगे तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है, और हम डायामीटर में बात करें या विड्थ में बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद हो, उसका तो लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर का था, यहाँ इसका लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर का। नंबर जो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है। तो नंबर वाइज अगर हम लोग देखें तो जैसे कि एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, इसमें कितने होते हैं? 1 पर सेल, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। एक सेल में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है ना। क्लोरोक्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन कलर का एल्गी है। वही मेसोफिल सेल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेसोफिल सेल में अबाउट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर सेल। Like mitochondria, chloroplasts are also double membrane bound. इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, बाहर वाली मोर परमिएबल होती है, मतलब चीजों को अलाउ करती है। तो इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। लेस परमिएबल मतलब बाहर से तो आप अंदर घुस गए, लेकिन अब अंदर पूछताछ होगी सारी की सारी। The space which is limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. ये जो अंदर की जगह है इसे क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं, फ्लैट है, मेम्ब्रेन लाइक सैक है, इन्हें क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये थाइलाकॉइड का पूरा यहाँ पर बंडल हमको दिख रहा है। एक जो है वो थाइलाकॉइड है, दिस वन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मैं उसकी मेम्ब्रेन को चौड़ा बना रही हूँ वहां पर। So these thylakoids are present in the stroma. These are thylakoids. Now they are arranged in stacks like the piles of coin. ये सिक्कों की तरह इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज होते हैं। ठीक है, they are arranged like and they are called as grana, और एक होगा तो granum। ठीक है, और बहुत सारे जब होंगे तब उसे क्या लिखते हैं? ग्राना लिखते हैं। और दी दे आर इंटर ग्रानल थाइलाकॉइड भी बोल सकते हो आप। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamella. Membranous tubule called the stroma lamella. देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कनेक्शन की तरह प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ग्रानम और ग्रानम के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। तो स्ट्रोमा लैमेले आर प्रेजेंट, flat membranous tubule called the stroma lamellae. They connect the thylakoid of the different grana. ये क्या करते हैं? thylakoids को आपस में जोड़ते हैं। So the membrane of the thylakoid enclose a space which is called the lumen. अगर ये पिक्चर thylakoid का है तो अंदर की जगह क्या कहलाती है? lumen कहलाती है, और इसके बाहर की जगह क्या कहलाएगी? स्ट्रोमा कहलाएगी। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाली है उसके लिए समान होगा। स्ट्रोमा में कौन सी प्रोसेस होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो स्ट्रोमा में एंजाइम्स भी उसी के लिए प्रेजेंट होंगे, राइट। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स enclose a space called the lumen. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of chloroplast, carbohydrates and protein. इसके सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो यहाँ पर होंगे। उसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। यहाँ पर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा और राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे।
इसीलिए इसको अगेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। इसको आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कह सकते हो। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कह सकते हो। अपना काम खुद करने में ये सक्षम है क्योंकि इसके पास प्रोकैरियोट की तरह दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं वो दो चीजें होती है, एक राइबोसोम और दूसरा सर्कुलर डीएनए। सो इट इज आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट इनसाइड अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। क्लोरोफिल के पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये मेम्ब्रेन को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? मेजॉरिटी में chlorophyll pigment is present in the thylakoids. Ribosomes are smaller than the cytoplasmic ribosome. इनके राइबोसोम 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं और वो स्मॉलर होते हैं as compared to the ribosome which is present in eukaryotic cell, right? Now in the next topic we will discuss about ribosomes. हम किसकी बात करेंगे? राइबोसोम्स की बात करेंगे। सो राइबोसोम्स क्या होते हैं? दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया था 1953 में बाय जॉर्ज पलार्ड। इसीलिए इन्हें पलार्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स का दूसरा नाम है पलार्ड पार्टिकल्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसके बने हैं? आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं एंड दे आर मेम्ब्रेनलेस। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s और इनकी दो सब यूनिट होती है 40s एंड 60s, while the prokaryotic ribosomes are 70s. S क्या है? Swedberg unit stands for the sedimentation coefficient. S is actually measure the density and the size, right? And these are two subunit. two subunit में हम देखो 40s जो है वो स्मॉलर यूनिट होती है एंड 60s जो है वो क्या है? लार्जर सब यूनिट होती है। ये मेजर डिफरेंस है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या अंतर है? एटलीस्ट टू डिफरेंसेस आप लोग लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसके आगे की क्लास में हम साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज में।